अगर सुषमा साहू सक्षम नहीं हैं, आप सुषमा साहू का नाम एक सीधे से नकार दीजिए। मुझे तनिक भी क्षोभ नहीं होगा कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वालों की संख्या बहुत कम है। आप विधायकों की नींद उड़ा रखी हैं, इसलिए आपको भेजने का पूरा प्रबंध है। 25 वर्षों में एक ही परिवार का होना और काबिज रहना, और आज भी इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी आज भी उनके नाम पर सुगबुगाहट ये नहीं इसलिए नहीं की जाती क्योंकि आज उनकी पकड़ बहुत ऊंचे तक है। मैं आयोग में भी रही तो आज भी मैं हवाई चप्पल में ही आपको घूमती फिरती अपने वार्ड में नजर आ जाऊंगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्यकर्ताओं को अपने विचारों को रखने का पूर्ण अधिकार है। बिहार में चुनावी आगाज हो चुका है। बिहार के कई सीट हॉट सीट बनती जा रही है। कारण है कि बहुत सीटों पे विधायक के प्रति जो है रोष कायम हो चुका है और यह विधायक कई टर्म से हैं लेकिन काम नहीं किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा जो कि पटना में आता है और वो क्यों हॉट सीट बना है, हम बात करेंगे आज से गेस्ट जो हमारे मौजूद हैं सुषमा साहू जी से। उनका स्वागत है हमारे भारत लाइव कार्यक्रम के खास कार्यक्रम में। और भारत लाइव आप देखना शुरू किए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और जाने क्यों ये जो सीट है ये हॉट सीट बना हुआ है। सुषमा जी, पहला प्रश्न है कि आप बीजेपी की लगभग 16 साल से कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय फलक पे भी आपने अच्छा काम किया, सदस्य के रूप में रही। आखिर क्या कारण है जो आप अपने विधायक के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की सोच रही हैं? देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्यकर्ताओं को अपने विचारों को रखने का पूर्ण अधिकार है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सिर्फ नेताओं की पार्टी नहीं है। जब हमारे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी तो हम कहाँ कहेंगे। 11 साल तक माननीय विधायक, अभी जो विधायक हैं उनके स्वर्गवासी पिता रह चुके हैं। बहुत आदरणीय थे, बहुत सम्माननीय थे। हम आज भी उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन को देते हैं। फिर 14 वर्ष तक उनके पुत्र रहे, यानी माननीय विधायक जी जो वर्तमान में बांकीपुर के हैं। यानी पूरा कार्यकाल 25 वर्षों का हुआ। 25 वर्ष यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो यौवन को प्राप्त कर लेता है। यानी 25 वर्षों में एक ही परिवार का होना और काबिज रहना, और आज भी इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी आज भी उनके नाम पर सुगबुगाहट ये नहीं इसलिए नहीं की जाती क्योंकि आज उनकी पकड़ बहुत ऊंचे तक है, इसलिए उनके नाम पर कोई नहीं कहता। मैं ये की चीज़ चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी दावेदारी कर रहा है वो कार्यकर्ता दावेदारी करे और सिर्फ कार्यकर्ता को मिले बस। बिल्कुल। और आपकी जो पार्टी है बीजेपी, हमेशा से अलग पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो या अलग अलग पार्टी में, परिवारवाद का हमेशा से जिक्र होता आया है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं पटना के, वो अपने पुत्र को आगे करने जा रहे हैं, चाहे वो नंद किशोर जी हों, अरुण सिन्हा जी हों या और भी विधायक। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी को तय करना चाहिए। सब आदमी को यही सपना रहता है, वो कार्यकर्ताओं के बारे में कम, अपने पुत्र मोह में ज़्यादा रहते हैं। सभी को लगता है कि मैं हट रहा हूँ तो मेरी जगह मेरे पुत्र को मिले। ये सबका बहुत मतलब जिसको कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है, उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर कहना है कि 25 बरस तक, 20 बरस तक, 15 वर्ष तक अगर आप ही रहेंगे तो फिर पटना के कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मैं पटना के कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन रही हूँ। मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि पार्टी जो मेरी लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है वो इस पर ज़रूर विचार करे। अपने पूरे विधायकों के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे विधायक जो माननीय विधायक हैं उनके पास बहुत सारा दायित्व है। एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं हम लोग, लेकिन आज माननीयों के पास 3-3, 4-4 पद एक साथ रहते हैं और जिसके वजह से वो क्षेत्र के लोगों को बहुत समय नहीं दे पाते और क्षेत्र कहीं ना कहीं अछूत मने छूट जाता है, वो नहीं पहुंच पाते।
तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब आपका क्षेत्र छूट जाता है तो आप बहुत कद आपका ऊंचा हो चुका है, आप अपने कद को और बढ़ाएं, ईश्वर करे आप बहुत राष्ट्रीय शिखर पर परचम लहराएं ताकि पटना का नाम हो। लेकिन जब क्षेत्र में आप छूट रहे हैं तो ये क्षेत्र किसी कार्यकर्ता को आप बुला करके ये बड़े दिल कर करके ये कहिए कि मैं 14 साल तक यहाँ रह चुका हूँ, मैं यहाँ का विधायक बन चुका हूँ, अब कोई कार्यकर्ता भाई बंधु आओ और आप इस सीट पर लड़ो, मैं अब आगे की संगठन को देखूंगा और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय क्षितिज पर जाऊंगा। तो आपने ये तो बात अच्छी कही, लेकिन ये बताइए कि आपकी दावेदारी जो है, ये मजबूत दावेदारी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, आप 2 टर्म वार्ड पार्षद रही हैं, तो वार्ड पार्षद की हैसियत से आपने क्या क्या वो काम किया? देखिए, आज आपको मैं बताऊं कि जब मैं 2002 में पहली बार पार्षद बनी थी, 18 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था और मैं कि मेरे राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं था, मैं पढ़ने लिखने वाली थी और मेरा सपना एक लेक्चरर बनना था, क्योंकि मैं उसी मुहिम में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैं मेरा सिनॉप्सिस भी जमा हो चुका था क्योंकि मैं पीएचडी कर रही थी। उसी समय जब 18 वर्षों के बाद चुनाव जब आया तो लोगों के मन में आया कि ऐसा क्योंकि बहुत विकास से बहुत दूर हो चुका था, तो ऐसा क्यों ना हो कि महिला वार्ड हो चुका था, तो एक ऐसा चेहरा आ जाए जो कम से कम वार्ड के बारे में सोचे और जो खुद से मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, उसको किसी बैसाखी की ज़रूरत ना हो, ऐसी किसी महिला की तलाश थी। तो वार्ड के लोगों को लगा कि ये एक स्वरूप है, क्योंकि मुझे पढ़ते और पढ़ाने जाते हुए आते जाते लोग देखते थे और मैं चुपचाप से आती जाती थी, तो लोगों ने वॉच किया कि ये लड़की हो सकती है और सब पूरे समाज, सर्व समाज ने मिलकर के मुझे वहाँ पर खड़ा किया और मैं पहली बार में बहुत भारी बहुमत से जीती थी। लेकिन दूसरी बार लोगों को लगा कि मैं बहुत मुखर थी, मतलब बेबाक बोलती थी, सदन में स्थायी समिति के सदस्य थी, एक पूरे कैबिनेट की चेयरमैन थी, तो लोगों को लगा कि इसका ऑरा बहुत बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो दूसरी बात स्थानीय, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि उस समय जब हम लोग 2002 में जब चुनाव लड़े थे, उस समय मात्र 5 साल में 5 लाख फंड आता था, 5 साल में 5 लाख फंड आता था। और आप समझिए कि पूरे 5 साल में 5 लाख की क्या कीमत होती थी। हम मुश्किल से कुछ गलियां ही बना पाते थे, गलियां, सड़कों का तो जिक्र ही करना मुश्किल था। हम मतलब इतना आर्थिक रूप से दयनीय था नगर निगम की स्थिति। लेकिन जब आज के समय में हम आज वर्तमान में नगर निगम को देखते हैं तो एक एक पार्षद को 3-3 करोड़ सालाना, 2 साल में, 1.5 साल में उनको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जैसा उनके पास एजेंडा होता है उतना पैसा आता है। तो मैं अपने आँख से देख रही हूँ, मेरे वार्ड में 3.5 करोड़ का तो फंड आ चुका है। तो मुझे लगता है कि कहाँ 5 लाख, लेकिन फिर भी मैं जनता को दिखती थी, और कहाँ 3.5 करोड़, इसका कहीं अंतर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपने मतलब अपने जो वार्ड पार्षद रहे हैं उसमें आप अपना अच्छा काम किए। राष्ट्रीय फलक पे भी आपका एक छवि उभरा जब आप राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी, काफ़ी केस को आपने हैंडल किया, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या? देखिए, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं वार्ड काउंसलर उस समय थी, तो मुझे लगा था मुझ में जो जनता को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन लोगों ने काफ़ी, हमारे माननीय नेताओं ने, जो अभिभावक है, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने मजाक में भी ये कहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, कि आप विधायकों की नींद उड़ा रखी हैं, इसलिए आपको भेजने का पूरा प्रबंध है। तो मैंने मजाक में उसको लिया भी और मजाक में ही जवाब दिया कि भाई साहब, मैंने तो कभी आज तक टिकट मांगा ही नहीं। तो ये सब मजाक की बातें हो गई, लेकिन मेरे मन के अंदर कहीं ये भाव ज़रूर था कि क्या कारण है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, डायरेक्ट मुझे राष्ट्रीय लेवल पर मैं भेजी गई। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा रहा कि पूरे भारतवर्ष को और वहाँ के महिला की स्थिति को समझने में मुझे बहुत आसानी हुई। उन चीज़ों को मैंने बहुत स्टडी किया, और एक चीज़ मैंने बहुत मेरे अंतर्मन में बैठ गया कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वालों की संख्या बहुत कम है, और जो है भी तो वो कहीं ना कहीं कागज़ की खाना पूर्ति में ही सिमट करके रह जाता है।
तो हम कहते हैं कि अगर हम दिल से बहुत ईमानदारी दिखाते हैं तो हम उनकी आवाज़ को सच में उनके आंसू को रोकने में हम सफल हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ बेईमानी है, आप कागजों में खाली लिखते रहिए और प्रशासन उसको उठा करके ठंडे बस्ते में फेंकता रहेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि आप एक महिला हैं और बड़े बड़े सदस्य के रूप में राष्ट्रीय महिला के सदस्य रहीं, वार्ड पार्षद रहीं और मौजूदा विधायक महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही, भाजपा के ये बिहार महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रही हैं। ये बताइए कि कैसे आप दावेदारी पेश कीजिएगा बीजेपी के साइड से, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो पिछले 3 टर्म से हैं, उनके पिताजी भी टर्म थे और वो राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रहे हैं, तो कितना टफ होगा आपके लिए? देखिए, हम एक ही चीज़ कहते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, मेरा काम मांगना है, मेरा काम हक जताना है, मेरा काम अपने नेतृत्व पर विश्वास करना है। मुझे लगता है कि 33% की आपने बात की, सुषमा स्वराज दीदी जब तक जिंदा थी 33% की मांग उन्होंने की, और जब उनका देहांत हो गया आज 33% का जो की आवाज़ थी वो कहाँ, उनके साथ ही हमें लगता है कि वो जलकर राख हो चुका है। आज 33% की कोई बात तक नहीं करता, और 33% में अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हम तो आज के समय में अपने एक नया नाम तो नहीं ला पा सकते हैं अपने फादर का, जिनके वजूद के कारण हमारी बढ़ोतरी होगी। तो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। मेरा पूरा पोर्टफोलियो, मेरा पूरा आप बायोडाटा देखेंगे, मेरा बायोडाटा हर विधायक के बायोडाटा से बहुत अच्छा है, लेकिन मैं घमंड के साथ नहीं, पुनः बहुत विनय के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, इसको घमंड में ना लें। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक कमी है कि मेरे पास एक बड़ा नाम, एक पिता का बड़ा नाम या एक बड़ा चेहरा मेरे पीछे नहीं है, जिसके नाम के कारण मैं जानी जाऊँ और लोग मुझे बिठाए कि नहीं, है फलना की बेटी है, फलना की बहू है, फलना की पत्नी है या फलना की बेटी है, इनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसा कोई आग्रह मेरे लिए नहीं हो पाता। मतलब नाम नहीं, काम बोलेगा इस बार। ऐसे भी इस बार जो विधानसभा चुनाव है ये पूरा बदल चुका है, सारा चीज़ वर्चुअल हो चुका है, तो इस लड़ाई को आप कैसे लड़िएगा? देखिए, वर्चुअली आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, वर्चुअली हमारी बैठकें बहुत हो चुकी हैं, हम लगातार करते भी रहते हैं, उसको सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि फिर हंगामा बढ़ पा जाएगा कि भाई सुषमा साहू बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा काम लोगों से संपर्क साध रही कर रहे हैं, अंदरूनी कर रहे हैं। पार्टी को बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि 25 वर्ष एक परिवार के लिए काफ़ी है। मुझे लगता है अगर सुषमा साहू सक्षम नहीं हैं, आप सुषमा साहू का नाम एक सीधे से नकार दीजिए, मुझे तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। मैं बहुत आग्रहपूर्वक करना चाहती हूँ, लेकिन किसी कार्यकर्ता को, किसी पुराने कार्यकर्ताओं को उस जगह पर सीट दीजिए ताकि सारे कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। कार्यकर्ता को सीट देना चाहिए, तो आपने बात सही बोली। लेकिन ये बताइए, अगर जनता आपको वहाँ से चुनती है तो क्या अलग होगा मौजूदा विधायक से? पहला अलग ये होगा कि मैं जन सुलभ रहूँगी, क्योंकि मुझे तो, मैं वार्ड पार्षद थी, आप ही के यहाँ के लोगों ने कहा था कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जिस समय सुषमा साहू को ढूंढो वो मिल जाती है। तो मुझे लोग ना अपनी घर की बेटी समझते हैं। मुझे नेता तो आज तक, मैं आयोग में भी रही तो आज भी मैं हवाई चप्पल में ही आपको घूमती फिरती अपने वार्ड में नज़र आ जाऊँगी। तो मुझे नेता आज तक 16-18 वर्षों के बाद भी मुझे नेता कोई नहीं समझ सका, और ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का शुभकामना कि मुझे आज भी नेता बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं नेता नहीं बनना चाहती। मैं उनके घर की बेटी और बहन ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहन बेटी रहूँगी तो वो बहुत आसानी से मुझ तक पहुँच पाएगा। और एक हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, उसमें कार्यक्रम पूर्ण रूप से तय होता है, लेकिन बाकीपुर की जो परेशानियां होंगी, क्योंकि मैं 14 साल माननीय विधायक जी के साथ हनुमान बन करके मैं काम की हूँ, हनुमान बन करके काम की हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी परेशानियों की जानकारी है। लेकिन जब मैं बन जाऊंगी तब मुझे लगता है उनको क्रमवार मुझे तय करना होगा कि प्रायोरिटी वाइज, कि पहली प्रायोरिटी पे मुझे कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उस अनुसार, क्योंकि एक बार में सारे प्रॉब्लम्स को अगर मैं लाद लूंगी तो मैं उस बोझ से दब करके मर जाऊंगी। लेकिन अगर क्रमवार करूंगी तो मुझे लगता है जनता को भी सहूलियत होगी और वो विकास दिखेगा भी। बिल्कुल, मतलब इस बार जो चुनाव का यहाँ मुद्दा है बांकीपुर में, वो है परिवारवाद बनाम एक साधारण कार्यकर्ता। तो हम बात कर रहे थे मैडम से और इनसे जाने कि एक कार्यकर्ता क्या चाहता है, वहाँ की जनता की क्या मांग है, और हम लोग देख भी रहे, हमारी टीम भी देख रही है
कि मौजूदा विधायक के खिलाफ काफ़ी जनता है, उनके कार्य जो वो नहीं कर पाए हैं ठीक से, उसके लिए भी तो देखने वाली बात है कि पार्टी किसको टिकट देती है, वो जनता की बात मानती है या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देती है। आप देखते रहिए भारत लाइव और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।